वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। भाई कुमार तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में अकाउंटेंसी की पूरी किताब का निचोड़ यानी पूरी बुक की निचोड़ करके उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो बार बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख ली तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको आपकी एग्जाम में इसी के अंदर से पूछेगा, मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट और यानी चैप्टर पहला से देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के दो विशेषताओं को बताइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है उनकी दो विशेषताओं को बताइए। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट क्या है, यह रोकड़ पुस्तक की तरह है। सेकंड, इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। देखिए क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और इस वीडियो में हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। और चलिए आगे देखते हैं और इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, आय और व्यय खाता क्या है। आय और व्यय खाता क्या, अभी देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आय व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान यानी बराबर कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांतों पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन था कि आय और व्यय खाता क्या है, ठीक है। आय और व्यय खाता क्या है, इसका आंसर है कि आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांतों पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का TQ यानी टेस्ट क्वेश्चन। आप लोगों को तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पूरे निचोड़ करके बता दिया है, तो देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार, तो 5 बार पूछा जा चुका है। वसूली खाता क्या है, मतलब वसूली खाता है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता और वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इस TQ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ना पता हो तो आप लोग जाके मेरी पूरी वीडियो देखिए, यानी 5 वीडियो अकाउंटेंसी का बनाए हैं पूरी किताब का निचोड़ करके, उन 5 वीडियो को देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आय व्यय खाता की 4 विशेषताओं को बताइए। आय व्यय खाता जो है इनकी 4 विशेषताओं को बताइए। इसका आंसर देखिए, फर्स्ट, यह एक नाम मात्र खाता है, यानी आय व्यय खाता को नाम मात्र खाता भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी विशेषता, इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। और तीसरा देखिए, इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित, ठीक है, संबंधित आय व्ययों को इसमें नहीं लिखा जाता। और चौथा देखिए, इस खाते का शेष अधिक या कमी को प्रकट करता है। फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन था कि आय व्यय खाता की 4 विशेषताओं को बताइए। तो इसका आंसर है, फर्स्ट, यह एक नाम मात्र खाता है। सेकंड, इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। और थर्ड, इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित आय व्ययों को इसमें नहीं लिखा जाता। और चौथा देखिए, इस खाते का शेष अधिक या घटा यानी कमी को दर्शाता है, यानी प्रकट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। ये 2016 में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर देखते हैं। आपको क्या करना है, पेज को आपको 2 भागों में बांटना है, ठीक है। एक साइड में लिखना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और दूसरा में लिखना है आय व्यय खाता, ठीक है। तो आपको लिखना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, मतलब कि इस साइड में, फर्स्ट, यह एक वास्तविक खाता है। सेकंड, यह नकद लेन देनों का वर्गीकृत सारांश या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकड़ कहा जाता है, ठीक है, रोकड़ कहा जाता है। आपको पेज 2 भागों में बांटना है, ठीक है। एक साइड में लिखना है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और दूसरे साइड में लिखना है आय एवं व्यय खाता। पेज को 2 भागों में बांटना है, बराबर बराबर, ठीक है। तो देखिए एक साइड प्राप्ति एवं भुगतान खाता में लिखना है, यह एक वास्तविक खाता है,
दूसरा, यह नकद लेन देनों का वर्गीकृत सारांश विवरण है, यानी सारांश या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं को रोकड़ खाता कहा जाता है। ठीक है, और इस साइड में आपको लिखना है आरबीआई खाता। तो चलिए देखते हैं इस साइड में क्या लिखेंगे। तो आपको कॉपी के इस साइड में लिखना है आरबीआई खाता, ऊपर में हेडिंग, और उसका फर्स्ट देना है यह एक नाम मात्र खाता है, और सेकंड यह गैर व्यापारिक संस्थाओं का रेवेन्यू खाता है जो लाभ हानि खाते की तरह काम करता है। आप याद रखिएगा, आपको पेज को पहले दो भागों में बांटना है, एक साइड में प्राप्ति एवं भुगतान खाता और दूसरे साइड में आपको आय एवं व्यय खाता लिख करके दोनों का मान भर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपको चैप्टर 1 से मात्र इतना ही क्वेश्चन करना है। कितना क्वेश्चन? तो देख लीजिए क्वेश्चन कितना, हाँ क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ बाद में बता देंगे, इस वीडियो के बाद हम लोग दीर्घ का सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 से कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। जब साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति होती है, यानी साझेदारी सनलेख नहीं रहती है, तो उस समय साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट, लाभ हानि समान रूप में बांटेंगे। दूसरा, किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। और तीसरा देखिए, साझेदार के ऋण पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाएगा। तथा चौथा है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज देंगे 6%, याद रखिएगा, लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। कब? जब कोई भी साझेदारी सनलेख ना हो। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि साझेदारी सनलेख क्या है। साझेदारी सनलेख जो है वो क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी सनलेख क्या है? तो इसका आंसर देखिए, साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी सनलेख या विलेख करार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि साझेदारी सनलेख क्या है। तो साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी सनलेख या विलेख या करार कहा जाता है। कितने नामों से, देखिए कितना नाम है इनका, इतने नाम से इनको जाना जाता है। इसको नाम भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी नाम पूछ देता है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारी की परिभाषा दें। साझेदारी जो है इनकी परिभाषा दें। आंसर है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। फिर से सुनिएगा कि साझेदारी की परिभाषा दे। 2009-10 में क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। ठीक है, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। आपको फिर से पेज को 2 भागों में बांटना है, एक साइड लिखना है आपको अस्थायी पूंजी और दूसरा में लिखना है परिवर्तनशील पूंजी। ठीक है, पेज को 2 भागों में बांटना है। तब आपको इस साइड में लिखना है यानी अस्थायी पूंजी में। देखिए अस्थायी पूंजी में क्या लिखना है कि इनमें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूंजी खाते का शेष व्यवसाय के संपूर्ण जीवन अवधि में अपरिवर्तित रहते हैं। इसमें विशेष जो परिस्थिति है उसको छोड़कर पूंजी खाते का शेष व्यवसाय के संपूर्ण जीवन अवधि में अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब कि सेम रहते हैं। आगे देखते हैं। और देखिए दूसरा क्या लिखना है कि इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते रखे जाते हैं, पूंजी खाते तथा चालू खाते। कितने खाते? तो 2 खाते, पूंजी तथा चालू। अब आपको लिखना है परिवर्तनशील पूंजी में, मतलब कि इस साइड में आपको अब लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखना है, इसमें पूंजी खाते का शेष समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। कितना आसान है, उसमें परिवर्तित नहीं होता, इसमें परिवर्तित होता है। और उसमें देखिए आपको 2 खाता रखा जाता है और इसमें मात्र 1 खाता रखा जाता है। यही आपको अंतर याद करके रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए 1 खाता रखा जाता है जिसका नाम है पूंजी खाता। चलिए आगे देखते हैं। और हम लोगों का चैप्टर 2 समाप्त हुआ। अब देखेंगे चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 से कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर 3 से फर्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर बताइए। लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर बताइए। आपको फिर से पेज को 2 भागों में बांट लेना है,
एक साइड लाभ प्राप्ति अनुपात, दूसरे साइड त्याग अनुपात। तो अब आपको लिखना है लाभ प्राप्ति अनुपात में कि लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। वह अनुपात जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। और आपको लिखना है फिर दूसरे साइड, मतलब कि इस साइड, पेज के इस साइड, त्याग अनुपात। ठीक है, तो वह अनुपात जिसमें एक या अधिक वर्तमान साझेदार अपने पुराने हिस्से का कुछ भाग का त्याग एक अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में करते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्वेश्चन 10, संचित या एकत्रित लाभ क्या है? संचित या एकत्रित लाभ क्या है? तो इसका आंसर देखिए, फर्म का वह लाभ जो साझेदारों में बांटा नहीं गया हो एकत्रित लाभ कहलाता है। फर्म का वह लाभ जो साझेदारों में बांटा नहीं गया हो एकत्रित लाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का है 11, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? क्वेश्चन का मतलब यह है कि साझेदारी, आपको देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन क्या है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की परिभाषा दे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर बस एक कर देना है कि जब साझेदारी के वर्तमान ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव होगा यहाँ। ठीक है, ठहराव समाप्त होकर एक नया ठहराव प्रारंभ हो जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। इसका आंसर है कि जब साझेदारी के वर्तमान ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त होकर एक नया ठहराव प्रारंभ हो जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 में। कितना? चैप्टर 4। चलिए इसका अब देखते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब। तो क्वेश्चन है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कम से कम 3 कारण थे। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता जो है क्यों पड़ती है, कम से कम कितने कारण देना है? तो 3 कारण देना है। इसका आंसर देखिए, निम्न परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन सी परिस्थितियों में? हम लोग 3 को जानेंगे, 3 ही पूछ रहे हैं। फर्स्ट, जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता हो। जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में क्या होता हो? परिवर्तन होता हो। दूसरा, जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो। और तीसरा, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन था कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इन तीनों कारण से पड़ती है, यानी 3 कारण हम लोगों ने बता दिए। चलिए आगे देखते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्वेश्चन 13, अधिलाभ क्या है? अधिलाभ जो है वो क्या है? इसका आंसर देखिए, समान प्रकार के, ठीक है, यहाँ सामान नहीं होगा, समान होगा। ठीक है, समान प्रकार के अन्य फर्मों की तुलना में एक फर्म जितना अधिक लाभ कमा रहा हो उस अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सुपर प्रॉफिट था वो। और नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है कि औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर बताइए। औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर बताइए। इसका आंसर देखिए, औसत लाभ फर्म के गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत है। औसत लाभ क्या है? तो औसत लाभ फर्म के गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत है, जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ से औसत लाभ का आधिक्य है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य लाभ तथा अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? सामान्य लाभ तथा अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए कि सामान्य लाभ से आशय विनियोजित पूंजी पर प्राप्त उस प्रतिफल से है जो समान प्रकार के अन्य फर्मों द्वारा अर्जित होती है, जबकि अधिलाभ सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ का आधिक्य है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 से अभी तक लघु उत्तरीय में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग चैप्टर 6 से, यानी चैप्टर 6 से। देखिए चैप्टर 6 का क्वेश्चन है फर्स्ट 16 नंबर, त्याग का अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताना है। आपको पेज को फिर से 2 भागों में बांट लेना है, एक साइड त्याग का अनुपात और दूसरे साइड प्राप्ति अनुपात, ऐसे आपको लिख देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। त्याग के अनुपात में आपको लिखना है कि यह वह अनुपात है जिसमें नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदारों द्वारा अपने हिस्से का त्याग किया जाता है। इसकी गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। अब आपको लिखना है प्राप्ति अनुपात में। ठीक है, कौन साइड? तो पेज के इस साइड लिखना है लाभ प्राप्ति अनुपात।
यह वह अनुपात है जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के हिस्से को शेष साझेदारों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी गणना तब की जाती है जब किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है या मृत्यु होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 अर्थात 17। एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे? इसका आंसर है कि एक साझेदार जो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उन्हें निम्नलिखित राशियां पाने का अधिकार है। कौन कौन सी राशियां पाने का अधिकार है? फर्स्ट, पिछले आर्थिक चिट्ठा के अनुसार पूंजी शेष। सेकंड, ख्याति में उसका हिस्सा। आगे देखिए। तीसरा, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन में उसका हिस्सा। चौथा, विभिन्न संचयों एवं अवितरित लाभों में उसका हिस्सा। और पांचवा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा इत्यादि। ये सभी उनको पाने के अधिकार हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। और नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर 7, चैप्टर 7 से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी? मृतक साझेदार को देय राशि की गणना के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी? तो इसका आंसर देखिए, डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स एक्सक्यूटर लोन अकाउंट। डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये होगा इसका जर्नल प्रविष्टि, जिसे आप याद रख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का चैप्टर 8 है। 8 से देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर बताइए। आपको फिर से पेज को दो भागों में बांटना है, एक साइड पुनर्मूल्यांकन खाता और दूसरे साइड वसूली खाता। अब आपको लिखना है पुनर्मूल्यांकन खाता वाली साइड में, मतलब इस साइड में। तो आंसर देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर। आप लिखना है पुनर्मूल्यांकन खाता साइड में कि पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब साझेदार के प्रवेश हो, नया साझेदार या अवकाश ग्रहण हो या मृत्यु हो जाए, उस समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इसका उद्देश्य संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन कर लाभ या हानि को ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको लिखना है वसूली खाता में, मतलब कि खाते के इस साइड में वसूली खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। इसका उद्देश्य संपत्तियों की बिक्री एवं दायित्वों के भुगतान के बाद लाभ हानि ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। फिर से आपको पेज को दो भागों में बांटना है, एक साइड साझेदारी के समापन और दूसरी साइड फर्म के समापन। तो लिखना है साझेदारी के समापन साइड में, मतलब इस साइड में, कि इसका आशय साझेदारों के वर्तमान समझौता में परिवर्तन है। इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। अब आपको लिखना है फर्म के समापन साइड में, इसका आशय फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त होना है। इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और नहीं याद था तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 9 से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, और ये था हम लोगों का पार्ट ए, और हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में चैप्टर 9 से आगे की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक